चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 13 लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इधर स्टार्ट करा हमारा लेक्चर लो श्मिट नंबर से। ये होता क्या है? तो ये वो नंबर है कि जब हम गैस का वॉल्यूम 1 ml करके एसटी एनटीपी पे उसके मॉलिक्यूल्स देखते हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने आते हैं, कितने? 2.69 into 10 की पावर 19। तो ये निकाले कैसे? एनटीपी पे निकाले हैं हमने। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर आप रखो इधर। टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 atm है। और ये हमने क्या वॉल्यूम? तो 1 मिलीलीटर। हाँ जी। तो ये रखा है। हमें मोल्स अगर मिल जाएंगे तो मैं Na से मल्टीप्लाई करके इसका मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। और ये जो आपका R है, वो R कितना होता है? 0.0820 इतना करने की जरूरत ही नहीं है। और उसका जो लीटर लीटर एटीएम केल्विन पर मोल, ये तो ये होती है वैल्यू। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/12 अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है जी। तो आप इधर टेम्परेचर तो आपका स्टैंडर्ड पे या फिर क्या कहते हैं नॉर्मल पे वही रहता है 273 केल्विन। ठीक है जी। हाँ, आप इसमें पुट करिए सारी वैल्यू, देन एनी जो आपका मोल्स आया है उसको Na से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा ये वाला नंबर। बस ये। ठीक है जी। बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें। ये नंबर याद कर लो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना रियल टॉपिक इस लेक्चर का कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ये क्या होता है। इससे समझाने से पहले मैं एक चीज कहूंगी। मान लीजिए एक मेरे पास डब्बा है। उस डब्बे में मैंने आपको कहा एक बेसन के लड्डू है मेरे पास 4, ठीक है, लड्डू, और आटे के लड्डू है मान लीजिए मेरे पास 8। तो मुझे इस डब्बे में जो रखे हुए हैं लड्डू, रेशियो बताइए जरा कितना है? बेसन का लड्डू से आटे के लड्डू का रेशियो बताइए तो कितना बताएंगे आप? 4:8। क्या आप इसका सिंपल रेशियो नहीं लिख सकते हैं? 1:2। वही वही वही, हमें बस यही करना है। कंपाउंड होगा कोई आपके पास, कोई मान लीजिए C2H6 है। इस पूरे मॉलिक्यूल में, इस पूरे कंपाउंड में आपका HC कितना है? 2 है। H कितना है? 6 है। अब इनका सिंपल रेशियो कीजिए कितना आ सकता है? अब वही आप लिख दीजिए C1H3। यही हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला ये आपका क्या है? ये वाला क्या है फॉर्मूला? ये आपका क्या है? ये आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ट्रू फॉर्मूला, जिसमें पता होता है कंपाउंड एक्चुअल क्या है। ये ट्रू फॉर्मूला। एंड ये आपका आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। ये इंपेरिकल फॉर्मूला। मान लीजिए ग्लूकोज का लेते हैं H6, सॉरी C6H12O6। ठीक है। आप इसका रेशियो इस तरह से लिखो ना, 2 मिनट में आएगा। अब करो इसका रेशियो। कितना सिंपलेस्ट रेशियो क्या कर सकते हो? 1:2:1। अब लिखिए H1, सॉरी C1 यार, ठीक है, C1H2 एंड O1। तो इसे 1 को हम बाय डिफॉल्ट नहीं लिखते हैं, तो CH2O। ये हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का। ठीक है जी, इंपेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बस यही है चीज, और कुछ नहीं है। यही आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, किसी किसी का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड किसी किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। जैसे आप NH3 को देख लीजिए, इनका जो रेशियो बन रहा है 1:3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का भी। एंड आप जब इसको किससे कैंसिल कर सकते हो? स्मॉलेस्ट इंटीजर तो लेके आइए इसका, तो ये डिवाइड होके यही आपको दे देगा। आप 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही बन जाता है, 1:3। ठीक है जी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए कि हमने तो पता है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो उसका ट्रू फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, या किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है। अब हमें निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास एक पूरा कंपाउंड है जिसमें ए की परसेंटेज कुछ है, ठीक है जी, एंड बी की परसेंटेज कुछ है। हम कह रहे हैं अब निकालेंगे कैसे इनका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देन आपको करना क्या है? ए का कुछ एटॉमिक मास होगा, आप उसको डिवाइड कीजिए ए के एटॉमिक, सॉरी मॉलिक्यूलर या एटॉमिक किसी से करो, आंसर से नहीं आना है, एटॉमिक मास से। ठीक है। बी का एटॉमिक मास होगा, तो आप उसे डिवाइड कीजिए, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। ठीक है। इधर ग्राम में हो जाएगा। अगर एब्सोल्यूट लेते हैं आप तो इधर यू में हो जाएगा। सिंपल है, ऐसे तो कुछ है नहीं, इतना बर्डन बहुत पहले कर चुके हैं, इवन एक्सपर्ट हो गए होंगे अब तो आपस में। ठीक है जी। तो छोड़िए, तो हमें ये कुछ मिल जाता है डिवाइड करके, मान लीजिए एक्स, और ये कुछ मिल जाता है हमें वाई। ठीक है। तो अब जो हमारा ए क्या होगा? ए एक्स एंड बी वाई। हमने कहा आपसे कि अगर ये, हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन करके आपका जो एक्स आता है वाई से बड़ा आता है। ठीक है। एक्स वाई से बड़ा आता है। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है, इस कंपाउंड, इस आगे जो कैलकुलेशन करेंगे, आपको सिंपल रेशियो चाहिए ना, आपको सिंपल रेशियो। तो इस एक्स को तो जो सबसे छोटा नंबर आएगा इनमें से उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है। वाई को भी एक्स से डिवाइड करेंगे। ये 1 आ गया कुछ, A1, और V कुछ, इसको मैंने कह दिया Z आया ये। तो Z, अगर ये आपका इधर सिंपल रेशियो आ रहा है तो इट्स ओके, ये आपका आंसर हो गया। अगर नहीं आता, कुछ फ्रैक्शन में आता है, पहले आप इससे कन्वर्ट कीजिए किसी इंटीजर में, देन आप आंसर करिएगा इसका। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो भी पूछेगा। ठीक है। क्या करना है? जो भी परसेंटेज दे रखी होगी उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, जो जो दे रखा है। देन उसका कुछ इस तरह को आपको दिखेगा, ये y बढ़ा सकता है या x बढ़ा सकता है, जो भी छोटा है सबसे छोटा, उसको आप x और y से डिवाइड कर दीजिए दोनों को। x मैंने मान लिया था कि x छोटा आया है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो x छोटा ही आया है, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी ना? अभी मैं क्या बता रही थी इधर? हाँ, x बड़ा, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, x बड़ा है तो हम y से डिवाइड करेंगे।
x बड़ा आया है तो y से डिवाइड करेंगे। मैंने क्या कह दिया था, बाइक में x छोटा आया था, बोल गलत रही थी मैं, या फिर एक काम करो ना, सही कह रही थी ना, x छोटा ही आया, मैं अपने अकॉर्डिंग कह रही थी x छोटा आया है, तो ये साइन ही बदल दीजिए, ठीक है। गलत बोली थी मैं बस। तो आपने x से डिवाइड करा, क्योंकि जो सबसे छोटा इंटीजर है उससे, भाई इधर प्रॉब्लम मैंने गलती से लिख दिया था, जज मत कर लेना इस बेसिस पे, ठीक है। और इस तरह से करके आप इंटीजर में रख देंगे, अगर इंटीजर में आते तो वेल एंड गुड, हमारे को सॉल्यूशन आगे और हमारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता तो भाई इंटीजर में आपको पहले करना पड़ेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो इधर हमने क्या कुछ करा था, इधर हम क्या कर रहे थे, इधर ये रेशियो निकाल रहे थे, इधर अगर मैं फिर से इधर करूँ CH2H6 है ना, इस ये तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आपका क्या है, CH3। अब मैं इसको इसमें से क्या, इसका x में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी, सेम ऐसा बन जाए, बताओ। इसके इस इंपेरिकल फॉर्मूला में मैं x को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ इधर इधर, तो जो मुझे क्या दे देगा, बताओ। आपका 2 तो इधर C2H6 इक्वल्स टू योर CH3 एंड 2। तो यही इस फॉर्मूले में इधर लिखा हुआ है, अगर कोई हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है और इसका मास दे देगा, है ना, इसका मास दे देगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, देन आपसे पूछेगा कि क्या कैसे, ठीक है जी। आप निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन करते हैं, देन समझ में आएगा बहुत अच्छे से। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है, ठीक है जी। इंपेरिकल फॉर्मूला, मास नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला दैट इज, आपको खोलो, ठीक है। जो पहली पहली बार कर रहा होगा ना वो सोचिए क्या, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज, मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है आपको, और इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज, ये तो 180 मॉलिक्यूलर वेट दे दिया इसने, ठीक है। दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, मैंने क्या कहा था, आपको वेट दे देगा, मास दे देगा, और फिर पूछेगा कि फॉर्मूला क्या है। अभी हम क्या देख रहे थे, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये कुछ x। मुझे एक बात बताओ, मास हमें इसका पता है, क्या मैं इसका मास नहीं निकाल सकती, क्योंकि हमें वो कंपाउंड गिवन है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, तो निकालो इसका मास। 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो जाता है, 14 प्लस 16 कितना, 30 है ना, 30, ठीक है जी, 30 आ गया। और हमें ये कितना दे रखा है, 80, 180 इक्वल्स टू योर 30 आया था, हाँ जी 30 एंड x, तो ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है 6। देखो काम खत्म। अब आप जो भी इसका, इसमें आप 6 से इंटू कर देंगे, आप इसमें 6 से इंटू कर देंगे, तो C6H12 एंड O6, ये आपका फॉर्मूला है, पता है। इन क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको इधर बहुत हार्ड कैलकुलेशन मिल जाती है, बहुत सिंपल सा क्या है कि सबके मॉलिक्यूलर मास से देख लो, किसी में ऐसा तो आंखें खोल के देखोगे ना, एक बार बता दो, जब बहुत सारी क्वेश्चन कर चुके हो ना, आपको पता होगा जो ग्लूकोज का मास होता है 180 होता है ना, और इधर आपको ग्लूकोज दिख जाएगा, वहीं आप तुरंत टिक ये कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और आप देखो कहीं पे भी इसका इनका कैलकुलेट करके देखो, मास 180 से कम ही आ रहा है, सॉरी कम ही आ रहा है, कम ही आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा, तो आपका आंसर 2 मिनट में ही हो जाता है ना। क्योंकि अगर इधर तो बहुत कैलकुलेशन, बहुत कुछ नहीं था, टच रहा था, 2 मिनट में हो जाता है ये। अगर देखो जैसे इधर इधर ये वाला क्वेश्चन आप कैलकुलेट बस इसके मास के अकॉर्डिंग देख लो, कहीं पे नहीं बैठ रहा, फिर कैलकुलेशन इतनी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा आप मास देख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, समय आ जाएगा आंसर। इतनी कैलकुलेशन करने की, क्योंकि इधर कैलकुलेशन ऐसी आ जाती है ना, हमें पहले इनको सिंपल रेशियो में लाना पड़ता है, करना पड़ता है, भाई वो जो मल्टीपल क्वेश्चन कीजिए आप करना पड़ेगा। हाँ, अभी तक देखो जे मीन्स में अभी तक सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें मॉलिक्यूलर मास का सही है, कोई भी दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन इसमें बना नहीं है, ना ही सेम ये भी जे मीन्स का ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन बना नहीं है कि बच्चा ऐसे एलिमिनेट ना कर पाए, ये तुम तीनों, ये आप सारे तीनों के तीनों एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टिल हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला कर लिया हमने, हाँ जी कर लिया। अब कह रहे हैं एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 69.9% आयरन, कोई ऑक्साइड है आयरन की, उसमें आयरन जितना कितना है 69.9%, तो क्या आप ऑक्साइड है तो मतलब ऑब्वियसली इतना तो समझ में आ रहा होगा कि FeO होगा। अब इनका इंपेरिकल फॉर्मूला कि इधर कुछ हो इधर कुछ हो वो हमें नहीं पता, वो ही हमें पता लगाना है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछना जी। अरे भाई हाँ ठीक है। तो अब हमें बताइए कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अब आप ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो आप माइनस कीजिए, कुछ माइनस करके 30.1% आ रहा है ऑक्सीजन का। तो अब आप इसमें Fe का मास रखेंगे 56, कुछ कैलकुलेट करके आएगा, इसमें आप 16 मास रखेंगे, कुछ कैलकुलेट करके आएगा। इन दोनों का देखो सबसे छोटा नंबर किसका आएगा, इसका आएगा, किसका आएगा, देखो करके इसमें इसका आएगा, छोटा नंबर आएगा, इसी का ही आएगा, ठीक है। इसका छोटा नंबर आएगा, इसमें जो छोटा नंबर आएगा एक्स में, देखो देख लेते हैं ना, हाँ देखो इसका छोटा नंबर आया, ठीक है, इसका जो बड़ा नंबर आया। अब ये आए फ्रिक्शन में, है ना, फ्रिक्शन में आए हैं, पॉइंट्स में आए हैं, फ्रिक्शन में आए मतलब, तो इनको पहले करना है हमें किसमें, होल नंबर में, देन आप आंसर आ जाएगा। अच्छा इतना इस तरह से हमने लिख लिया, डिवाइड देखो डिवाइड तुम्हें आपको खुद करना पड़ेगा, मैं इतना इधर डिवाइड करवाने लग गई तो हो गया काम। तो देन इसमें हम क्या करें, मैं कह रही हूँ इतनी वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, आप इतनी इतनी लीजिए, ठीक है, इतनी इतनी लेंगे दोनों काम आपका जल्दी आसान हो जाएगा। और इसी से आप कर दीजिए डिवाइड, इसी से कीजिए आप डिवाइड, इधर इसी से कर दो, फिर से डिवाइड कर दो, मैं कह रही हूँ बता रही हूँ, ये आपका 1 और ये आपका आ गया 3/2, ये कितना होता है
बोलो 1.5 होता है ना। अब इस 1.5 को मैं कैसे बना सकती हूँ फ्रैक्शन इंटीजर 2 से इंटू करके, तो एफ ई भी 2 से इंटू हो जाएगा और ये आपका 3 बन जाएगा। हो गया आंसर। लो हो गया। नहीं समझ में आया मैंने कैलकुलेशन कैसे करी? देखो इतना कैलकुलेशन हमारी इतनी यहाँ तक आ गई और मैं कह रही हूँ ये आप कैलकुलेटर मत कीजिए इतना आगे, 2 तक ही रहने दो, आंसर उससे भी आ जाएगा। हमें अप्रोक्सीमेशन से ही करना होता है और इसमें से भी इतना आ जाए ना, दोनों के दोनों आपके इंटीजर में नहीं है अभी कोई सा भी, इनमें से ढूंढो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, उससे आप कीजिए डिवाइड, फिर से मैं बता रही हूँ, एंड देन इसका आप डिवाइड करोगे तो जाएगा 3.2, 3.3/2। तो ये तो आ गया इंटीजर में, बट ये अभी भी है किसमें, फ्रैक्शन में, तो ये आ गया इतना। तो आपका एफ ई 1 एंड ओ 1.5, इसको मैं किस चीज से इंटू करूँ, 2 से कर दूं तो ये भी इंटीजर बन जाएगा, ये तो इंटीजर है, ये फिर से इंटीजर बन जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3, बस काम खत्म, ये कहना चाह रही हूँ मैं बस। ठीक है जी, हो गया आपका इसमें क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर आ गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन कि इसमें हमसे कह रहे हैं एक द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, एलिमेंट्स की कंपोजिशन दे रखी है, ये इतनी परसेंट है, किसी कंपाउंड कोई कंपाउंड है जो कि इनसे बन के मिला है, इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन इतनी है, हाइड्रोजन की इतनी है और ऑक्सीजन की इतनी दे रखी है। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, अब देखो फिर से मॉलिक्यूलर मास दे दिया आपसे एंड पूछ रहा है फॉर्मूला मास या फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो इसमें आप कैलकुलेट करते रहना, ठीक है, जो भी है मैं इसलिए एक बार बता दूंगी, बट करो इसको, दो करो और इसको कैलकुलेट करके ना यहाँ पे आप इधर आ जाएंगे, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने इनसे ही आंसर निकाल लिया, ऑप्शन से ही खेल गए आप और ऑप्शन से आंसर आपका सही आ गया बिल्कुल। आप कैलकुलेट करेंगे, इसका भी मास है, इसका इन सबका मास, इसका मास तो ज्यादा आ रहा है 132 से, इसका मास कम आ रहा है 132 से और इसका मास भी कम आ रहा है 132 से, इसका ज्यादा एक्यूरेट यही 132 इधर आ रहा है, कैलकुलेट करके देख ले ऑप्शन से यूं ही करके, अगर कैलकुलेशन में, क्योंकि इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन फ्रैक्शन वाली है इसलिए ये तो इजी है ना, दोनों में प्लस करते जाओ, ये तो सब हमें पता ही, जबकि मास देख लो इधर तक ये चीज दे रखी है हमें, बेटा जी यूं ही गिर जाओगे क्वेश्चन से 2 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे भी ये सेम हो रहा था और ऊपर भी यही हो रहा है, ये इंच का क्वेश्चन था, ये आपका मीन्स का क्वेश्चन है, ये भी आपका मीन्स का क्वेश्चन है, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिला अभी तक आपको कि ऐसा है, तो एक बार चेक करके देख लेना, कोई भी नहीं है ऐसा ऑप्शन। चल हम करके देखेंगे क्या करना है, परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे, आपका जो ग्राम एटॉमिक मास होगा इसका 1 होता है, इसका 16 होता है, तो आप इनको करिए, जितना आता है रखिए, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू आएगी उससे आप फिर से डिवाइड कीजिए। अब देखो इतना आया करके डिवाइड, अब इनकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, मैं कह रही हूँ कभी इतना लो ही मत, ये लीजिए मत, इतना, ये हटा दो इसको, इसका हटा दो, ये इतना इतना रखो, इससे आप डिवाइड करेंगे इसको, अप्रोक्सीमेशन में आंसर 2 से काट देना, इसको काट दोगे ये 4 से कट जाएगा, ये 1 से हो ही जाएगा, सबका सब आंसर आ गया। अब आपके पास ये आ गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है जी। अब इससे आप पहले कैलकुलेट कीजिए इसका मास कैलकुलेट करोगे 12 24 26 एंड 26, तो आपका हो जाएगा 42 सही है, 42 22 32 30, अरे भाई आई एम वेरी कंफ्यूज, 4 6 6 है 4 है प्लस 16, कैलकुलेट कीजिए इसको, ये हो गया 20 प्लस 24, अरे भाई 44 ही बोला था मैंने, 42 बोलेगी तो नहीं क्या बोलेगी, ठीक है ये भी है, ये 44 आ गया और आपका मास आपको गिवन है 132, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, जो वैल्यू आती है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, ठीक है जी, 3 आ गई, और जो आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला था, कितना निकाला था, C3C2H4O, है ना, इससे इंटू कर दो तो आ जाएगा आपका C6H12O3, यही आपका आंसर है, ठीक है। बस अब क्या मेरे को फिर से ये करवाने की जरूरत है, मैं तो कह रही हूँ ऑप्शन देखो और आंसर टिक कर, क्योंकि अब यही कैलकुलेशन है मेरा, बार बार ये कैलकुलेशन करवाने में कोई मतलब नहीं बैठता, है ना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन भी नहीं करवानी, मैं बस बता रही हूँ कि ऐसे हो रहा है। कंपाउंड ए कोई है जिसमें हाइड्रो हाँ, तो कंपाउंड एक कोई ए है, उसमें आपका हाइड्रोजन का परसेंट इतना दे रखा है, कार्बन का इतना दे रखा है, नाइट्रोजन का इतना दे रखा है, तो भाई वही आपसे पूछा है, मॉलिक्यूलर मास वैसे आपको दे दिया है और आपसे पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, देखना, हाँ ये ना, बस यही पूछ रहा है, और मैं तो कह रही हूँ ऑप्शन देखिए उससे कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हुए कि एक गैस है, ठीक है, एक गैस इज फाइंड टू बी कंटेन इतनी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कितना ग्राम नाइट्रोजन का है, एंड ऑक्सीजन का कुछ इतना ग्राम है, बताइए सिंपलेस्ट फॉर्मूला मास, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला मास मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसमें कोई पूछे दी, इसमें तो परसेंटेज दे नहीं रखा, मुझे तो मास दे रखा बेटा, परसेंटेज भी वो उसके हिसाब, मतलब पता है इधर परसेंटेज ये क्या कह रहा है, इधर परसेंटेज जो दे रखी है कि 8.7% इस कंपाउंड ए में से हाइड्रो हाँ, तो मैं कह रही थी जो आपका ए कंपाउंड है उसमें आपका प्रेजेंट है 8.7% ऑफ हाइड्रोजन, क्या मतलब है इसका बेटे, पता है इसमें यही मतलब है कि आपका जो 100 ग्राम, मतलब कि 100% होगा आपका ए कंपाउंड, तो उसको ही हम 100 ग्राम मान लेंगे, इसमें से जो आपका 100 ग्राम में से 8.7%, मतलब कि 8.7 ग्राम ही हाइड्रोजन है। ये चीज सिर्फ यूं ही ऐसे, क्योंकि आपका जो हमेशा जो क्वेश्चन आता है ना परसेंटेज में आता है, इसलिए कहते थे डायरेक्ट परसेंटेज रख दो बेटा, हम रखते ग्राम ही है वो, बस उसे एज अ बस बताते नहीं है कि हम वो ग्राम नहीं रख रहे हैं, हम परसेंटेज नहीं रख रहे हैं, वो ग्राम नहीं रख रहे हैं हम, इसको आप पूरा एक कंपाउंड होगा वो 100% ही तो होगा, जो भी होगा उसको हम कहते हैं 100 ग्राम मान लीजिए आप, उस 100%
जो आपका एक कंपाउंड है वो पूरा 100% होगा, वो ही उसको हमने मान लिया कि 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम में से आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका 8.7% है, इसमें से 8.7% है, मतलब 8.7 ग्राम तो यही हो गया ना हाइड्रोजन। ये मतलब होता है एक्चुअल। हम ये जो परसेंटेज रखते हैं ना वो मास ही रखते हैं कि ऐसे। अच्छा, आप डिवाइड कैसे कर रहे हैं फिर एक किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी से? ऐसी बात थोड़ी होती है। ये ये ग्राम ही है ऊपर 100 में से पूरा इतना 100 ग्राम ऑफ कार्बन है, सॉरी 74 ग्राम कार्बन है पूरे 100 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड में से। ठीक है जी। ये मतलब होता है हम इधर ग्राम ही रखते हैं, वो तो परसेंटेज हमेशा क्वेश्चन में आता है कि बच्चों ज्यादा बॉदर ना करें, डायरेक्टली रख दो क्योंकि रखना ही इसमें परसेंटेज में आ रही है एज इट इज। एक्चुअल मतलब ये होता है। हाँ जी, तो ये आपको डायरेक्ट ही दे दिया गया कि इतने। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का कि एक गैस है कंटेन करती है 2.34 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। एंड ये जो आपका मास है ऑक्सीजन का 5.34 ग्राम्स है। तो बताइए सिंपलेस्ट रेशियो, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही होगा आपका। तो आप इसमें आप बताइए मुझे, क्या आप इसमें इसका नाइट्रोजन का 14 मास नहीं रख सकते हैं जो भी रेशियो आती है? देन इसका ऑक्सीजन का मास नहीं रख सकते हैं, जो भी रेशियो आती है उसे प्योर होल नंबर में कीजिए। अब आप इसको डिवाइड, मैं कह रही हूँ उसको इस तरह से डिवाइड कर क्यों रहे हो? देखो ना, इनमें से सबसे छोटा नंबर ये है, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, इन पूरे ऊपर नीचे नहीं, इस पूरे में ही 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 तो क्या हो गया, ये आगे काट के 1, ये आ गया 2, बस NO2 गया, खत्म हो गया था। ये लीजिए आंसर आ गया आपका। ठीक है। हाँ जी। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन यार, बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है जिसमें से उसका जो Na है, Na एलिमेंट है वो इतना परसेंट है। ठीक है। सल्फर है वो इतना परसेंट है, एंड हाइड्रोजन कुछ इतना परसेंट है, बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन आपका होगा कितना होगा? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, इन सबको प्लस करके मैं 100 में से माइनस कर दूं, क्या मेरे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज। आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया इतना परसेंट है। अब हम पहले ना ये समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है और करवाना क्या चाहता है। ठीक है। ठीक है जी। हम कह रहे हैं आपको कैलकुलेट कीजिए मोलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड। अब ये एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है विदाउट या एब्सेंट, हाइड्रस का मतलब वाटर, वाटर विदाउट वाटर। ये जो कंपाउंड बनेगा ना, कुछ सोडियम सल्फेट डॉट डैश वाटर, वाटर कह रही हूँ, हाउ मच H2O, है ना, इस टाइप का इसका कुछ कंपाउंड साल्ट बनेगा बेसिकली। ठीक है। तो अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप ये जो कंपाउंड की परसेंटेज दे रखे, कंपाउंड में ये जो एलिमेंट की परसेंटेज दे रखे है ना, ये इस तरह से, उसमें से मुझे कैलकुलेट कीजिए जिसमें वाटर ही ना हो। वाटर ही ना हो मतलब उसमें वाटर ही ना हो तो हाइड्रोजन ही, देखो कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका जो भी परसेंटेज दे रखी है उसका 23, इसका 32 होता है, इसका कितना 1 होता है, बाकी का बचा कितना 60। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आप यहाँ तक पहुंचे। ठीक है जी, यहाँ तक पहुंच गए। मैं ये कह रही हूँ ये सब आता है आपको, सिंपल डिवाइड है, डिवाइड है, अप्रोक्सीमेशन लगाइए, कीजिए खुद से। हम यहाँ तक पहुंचे जाते हैं, है ना। वो पर हमसे क्या पूछना चाहता है ये क्वेश्चन, हमसे क्या कैलकुलेट, दो चीज कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। अब देखो पहले पहला सुनो कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड, मतलब मेरे को वाटर नहीं चाहिए इस कंपाउंड में, तो जो भी सारा का सारा जो वाटर है निकालो पहले इसमें से। कैसे निकालोगे? ये पूरा हमारे पास H2O, सॉरी H कितने आ गए 20, एक वाटर का कंपाउंड कैसे दिखता है आपको इस तरह से, तो 10 वाटर के कंपाउंड बन जाएंगे आपके, तो 10H2। ठीक है। एंड आपका एक 10H2O बन गए, एक H2O में एक O, तो 10 में कितना, 10 O तो इसके पास चले गए, 14 O हमारे पास टोटल थे, तो कितने बचे, 4 O आपके पास अभी भी बचे हैं। 4 O तो कंपाउंड कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, डॉट 10H2O। बट वो हमसे क्या पूछा है, एनहाइड्रस कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ रहा है, आप सिर्फ इतना आंसर करेंगे। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी ठीक है। ये आपका आ गया। अब हमसे वो कह रहा है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ो आप। अब वो क्या कह रहा है, इफ ऑल द हाइड्रोजन एटम इज कॉम्बिनेशन विद वाटर एज प्रेजेंट एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या मतलब है भाई इसका, क्या मतलब है इसका बेटा? जब चलो छोड़ो, इधर हम सबसे पहले बताते क्रिस्टल बनता क्यों है, फिर वाटर में क्रिस्टलाइजेशन क्या क्या क्या। ठीक है, ये सब छोड़िए, आपको बताते कि बनता ही क्यों क्रिस्टल। मान लीजिए मैंने एक वाटर लिया, उसमें डाल दिया NaCl। ठीक है, NaCl। अब मैंने इसको करा हीट, है ना, तो धीरे धीरे वाटर उड़ता गया और NaCl कुछ इस तरह से बचा। और जब पानी की एब्सेंस में, वाटर के एब्सेंस में Na और Cl एक दूसरे से कहते हैं, हम थोड़ा पास पास आ जाए, हाँ इस तरह से कहते हैं। और ये एक आप क्या कह सकते हैं, रिपीटेटिव एंड एक और फिक्स्ड अरेंजमेंट में ये अलाइन हो जाते हैं, इस तरह से बन जाते हैं, ये हमारा क्रिस्टल बन गया। अब मान लीजिए आपका जो कॉपर सल्फेट होता है ना और सोडियम सल्फेट, ये क्या करते हैं, जब ये क्रिस्टल बनाते हैं ना, क्रिस्टल बनाते हैं तो ये ऐसा होता है इनका, जब वाटर आता है ना साथ में, तो ये क्या करते हैं, वाटर क्या कहता है इनसे, जब इस टाइप का कुछ कंपाउंड होता है, आपको देखने को CuSO4 है ना, CuSO4 या फिर आपका NaSO4, थोड़ा सा तो क्वेश्चन समझाने के लिए बता रही हूँ, सुनना। तो ये क्या करते हैं, जब ये क्रिस्टल बनाते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये वाटर क्या कहता है कि सुनो, जरा मैं भी आ जाऊँ क्या तुम्हारे पास,
तुम्हारे पास तुम्हारे क्रिस्टल में मेरे को अपनी जगह दे दो, मैं भी इस तरह आना चाहता हूँ, अंदर रहना चाहता हूँ, तो वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं परमानेंटली उनमें आके वाटर के क्रिस्टल। यही 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 कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इफ ऑल द हाइड्रोजन एटम इज कॉम्बिनेशन विद वाटर प्रेजेंस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अब आगे पढ़ो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड साल्ट। ये हाइड्रेटेड साल्ट हो गया जब डॉट कोई कितना परसेंट H2O, 10, कितना है परसेंट नहीं कितना है 10 H2O। कुछ समझे, कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? कंफ्यूजन जैसा कुछ है नहीं, तो मैं दोबारा समझ कि ये इसमें क्या होता है, आप समझिए इसमें इस टाइप के कुछ सॉल्ट होते हैं ना, जब जाके ये क्रिस्टल बनाते हैं, तो इसमें जब वाटर इनसे कहता है क्या मैं आपके इस फिक्स्ड अरेंजमेंट में अंदर आ सकता हूँ, तो ये हाँ कह देते हैं, अंदर आके ये परमानेंटली सेटल हो जाते हैं इनके लैटिस में। तब ये यार तुम कहोगे यार ये क्या, ये अच्छा खासा पढ़ लेते हम, ये ऐसे कर लेते। तो इस क्वेश्चन समझोगे नहीं ना, फिर समझ में आएगा नहीं। मैं समझाना चाह रही हूँ क्वेश्चन कि ये ऑल हाइड्रोजन कंबाइन प्रेजेंट एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब इधर क्या है, ये वही मतलब है कि इनकी लैटिस में जाके अंदर फिट हो जाते हैं। अब लैटिस क्या होता है छोड़ो यार, मैं नहीं बता रही, इतना ज्यादा फिर मेरा काफी लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा रे, छोड़, क्योंकि इधर का टॉपिक भी नहीं है, फिर कुछ लोग बोलेंगे ये क्या है, मुझे तो समझ में आया नहीं। अब तो इसमें बस इतना समझिए, एनहाइड्रस का फॉर्मूला पूछ रहा है आपको, ये बताएंगे आप, ठीक है। हमने फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एनहाइड्रस कंपाउंड का, और दूसरे में पूछ रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड साल्ट इफ द आपका जो मॉलिक्यूलर मास इतना है। तो टोटल मास कम वो कीजिए आप, इसका निकालिए, यही आएगा, फिर करिए आप। यार क्या मतलब ये आपने ये निकाला, आपने पहले विदाउट एनहाइड्रस का ये फॉर्म, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विदाउट, विदाउट हाइड्रस मतलब कि मैं कह रही हूँ एनहाइड्रस, बिना पानी के आपने बताया तो एनहाइड्रस, ये आंसर जाएगा। फिर पूछ रहा है वो हाइड्रस है ना, हाइड्रस के बारे में, हाइड्रस साल्ट के बारे में पूछ रहा है, आप पूरा आंसर देंगे ये, क्योंकि हमने तो ये क्या निकाला है, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला है, तो आप पूरा इसका पहले मास कैलकुलेट कीजिए कितना आता है इस इंपेरिकल फॉर्मूले का, और आपको मॉलिक्यूलर मास क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 322, और एम्पेरिकल मास जो कैलकुलेट करके आया वो भी 322। तो इसका जो आंसर आपका 1, तो आप 1 से इंटू करेंगे जो था वही रह जाएगा। एनहाइड्रस का मास ये, एनहाइड्रस का फॉर्मूला ये आ गया, हाइड्रेटेड साल्ट का फॉर्मूला ये आ गया, बस इतना है। मत जाओ क्या क्रिस्टल कैसा था, मैंने कुछ नहीं समझाया, बस इतना समझ लो कि एनहाइड्रस पूछा था इसलिए आप ये कैलकुलेट करके निकाल देंगे। आपको ये जानना भी जरूरी है कि अगर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स आए हैं, इधर आए आपके 20 एटम्स, ठीक है जी। एक आपका मॉलिक्यूल जो बनता है वाटर का वो 2 एटम से बनता है, तो 20 एटम से कितने बनेंगे, क्योंकि एक भी वाटर नहीं होना चाहिए, एक भी वाटर, एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए एनहाइड्रस में, तो इसलिए आपका 10 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और क्योंकि एक मॉलिक्यूल में आपका ऑक्सीजन कितना होता है 1 होता है, और इधर 14 है, तो 10 तो वाटर ले जाएगा, 4 इसके पास बचेंगे, 4 इधर से फॉर्मूले में आ जाएंगे। अरे यार मैंने इधर कुछ गलत लिख दिया था यार, CuSO4 और ये लिखा था ना मैंने, आई गेस मैं इधर 2 लाना भूल गई थी, सॉरी, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कि हाइड्रेटेड साल्ट आपको दे रखा है, मतलब उसमें वाटर है, देखिए इधर, ठीक है जी, हाँ, अंडर गोज, अब वो गया, मतलब तो पढ़ते हैं 63% लॉस इन वेट, 63% तो उसका वेट गया कैसे, ऑन हीटिंग एंड बिकम एनहाइड्रस। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि इससे क्या पता चलता है कि एक सॉल्ट है जिसको हमने हीट करा, एक एनहाइड्रस सॉरी हाइड्रस सॉल्ट है जिसको हमने हीट करा, उसने अपना 63% मास खो दिया, उसने अपना 3% मास खो दिया हीटिंग पे, तो वो एनहाइड्रस हो गया। तो उससे क्या पता चलता है, पूरा का पूरा वाटर ही उड़ गया हमारा। इसलिए इसमें पूछा कि एक्स की वैल्यू बता दीजिए। क्या अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया, अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो भी इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला मास होगा, ठीक है जी, उसको हम 60% पहले इसका निकालेंगे, देन इक्वल रख देंगे एक्स जितना एक्स होगा किसका, वाटर का, वाटर का मास कितना होता है 18, या फिर 18x लिख दीजिए, बात एक ही। तो आप इसको निकालो पहले पूरा, इसको कैसे लोगे, 46 इक्वल्स टू 46 प्लस कितना है फिर 12 प्लस 48 प्लस 18x, है ना, इस पूरे का कितना उड़ गया मास 63%। तो आप निकालिए, अब करते रहेंगे आप इसको, इससे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 10, ठीक है जी। अब हमारे कुछ बेसिक बहुत ही सिंपल सी चीजें कि फंडामेंटल यूनिट्स हमारी साथ होती हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी। अब ये वही करते रहना कि ऐसा यूनिट एक बार पढ़ लो कि जो आपकी लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है, करंट की एम्पियर होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है, एंड ये जो आपकी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी है उसकी कैनेडा होती है, कैंडेला होती है, हे भगवान, सॉरी आई एम रियली। डिराइव्ड यूनिट बता दिए, इनसे बन के मिलती है, जैसे कि हमने एरिया बनाया लेंथ ब्रेथ से, वॉल्यूम बनाया लेंथ ब्रेथ हाइट से, तो भाई बहुत सिंपल चीज है, और डीप में हम अच्छे से पढ़ेंगे यूनिट वाले चैप्टर में, फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन। इसको आप याद करना, ठीक है, एक फर्मी वाला भी कर लेना, ये सब याद होने चाहिए किसमें कितनी पावर होती है, ठीक है, यहाँ तक गीगा तक कर लेना, गीगा में 9, मीगा में 6, किलो में 3, हेक्टा में 2 और डेका में 1, डेसी में -1, सेंटी में -2, मिली में -3, माइक्रो में -6, नैनो में -9, पिको में आपकी -12। मैंने फर्मी बोल दिया था ना, सॉरी फेंटो,
फेम्टो जो भी है भाई 16 16 15 15। अब इसमें कह रहे हैं जो आपकी वाटर की डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एट इतने टेम्परेचर पे दे रखी है, एक्सप्रेस दिस इन एसआई यूनिट। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है जो आपका डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास किसकी एसआई यूनिट में किसमें होता है, किलोग्राम्स में, एंड वॉल्यूम कितना होगा आपका बेटा जी, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में, लीटर में नहीं होती इसकी एसआई यूनिट, ठीक है जी। हाँ, एंड अब आप इसको निकालते रहिए, कैसे निकालेंगे आप, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है ना, 1 ग्राम में दे रखा है ना, ग्राम में, हमें किलोग्राम में करना है, ग्राम में दे रखा है, क्या मैं 1/1000 से डिवाइड नहीं कर सकती, कर सकती हूँ बिल्कुल। मुझे सेंटीमीटर इसको क्यूब में दे रखा है, मुझे सॉरी मीटर क्यूब में करना है, क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकती 1 सेंटीमीटर इज योर 100 मीटर, तो इसको मुझे करना है 1 2 3, है ना, तो मैं क्या इसमें ये नहीं कर सकती 6 सेंटीमीटर क्यूब, बेटा जी पावर है ये 6, ये मैं समझ गई ना, मैंने 6 लिख दिया ऐसे, तो 10 की पावर 6, तो मुझे अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बता दीजिए कितना होगा, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। अब इसमें आप फुट करिए, 10 की पावर अपॉन में है ये, और देखो ये अपॉन में है, 1 अपॉन 10 की पावर 6, अरे भाई अपॉन में 10 की पावर -6, अगर मैं, अरे भाई मैंने ये करा है 10 की पावर -6 था ना, तो मैंने इसको 1 अपॉन 10 की पावर 6 लिख दिया, बस ये करा है, इसको ऊपर लेके जाओ, ले देके तब भी आंसर 1000 ही आना है आपका, देखो। अरे भाई अगर कोई मुझसे कह दे ये इधर इस तरह से लिखा है फिर ऐसे क्यों लिखा, अरे बेसिक मैथ नाम की कुछ चीज होती है, वो हमने पढ़ चुके हैं आई गेस, है ना। इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट, इसमें क्या था मतलब इस बच्चे जैसी चीज में क्या था कि उसने आपको बताया जाए, ये मेरे ख्याल से 5th क्लास में करते हैं कन्वर्जन, है ना। अब भूल चुके हो तो थोड़ा सा इसलिए आपको रिफ्रेश करवा रहे हैं कि आपके माइंड को, और कुछ नहीं है इसमें, आप 1 लीटर नहीं कर सकते, 1 आपका जो होता है 1 लीटर सॉरी मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, है ना, एंड आपका जो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, हाँ जी। और इसको मैं इसकी जगह मिलीलीटर की जगह के सेंटीमीटर नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, हम ऊपर देख के आ चुके हैं सेंटीमीटर, इस ये जो क्यूब था इज योर कितना 6 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अच्छा पूछ क्या रहा है आपसे इसमें, ये पूछ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें मुझे बताओ, मैंने कुछ गलत लिख दिया ना अगर? ये चलो दोबारा देख लो भाई, मुझसे ही गलती हो गई, एक मिनट, आपसे पूछा क्या है और कह क्या रहा है, ठीक है एक बार लिख लेते हैं कि 1 क्या पूछ रहा है, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, ठीक है जी। हमें पता है कि आपका जो 1 मिलीलीटर होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब की, ठीक है जी, ठीक है। और अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि 1 मीटर क्यूब में होता है आपका 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर बोल रही हूँ गलती से मीटर, तो कहीं पे मेरी जो जबान थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो यार समझ लेना, क्योंकि मैं लिखना चाहिए नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इधर निकाल सकते हो, ये फालतू में बड़ी हो रही है वीडियो, कुछ नहीं है। आप देखिए इसको मैं 10 3 इंटू 10 की पावर इस तरह से नहीं लिख सकती क्या, और इसको क्या, अच्छा एक और चीज भाई कि 1 लीटर इज योर 1000 मिलीलीटर, अब मैं मिलीलीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख सकती हूँ, और 1 लीटर आपका, इसमें मैंने तोड़ा इस तरह से ये, तो मैंने लिख दिया इसको लीटर, और ये हो गया आपका 1000, काम खत्म, 1 मीटर क्यूब इज योर 1000 लीटर, ठीक है जी। हाँ क्वेश्चन आ गया खत्म। अच्छा जी एक और, टेम्परेचर अगर आपको देखो केल्विन में अगर आपको करना होता है तो जो भी आपका डिग्री सेल्सियस है उसमें आप 273 प्लस कर दीजिए, ठीक है जी। एंड अगर फ़ारेनहाइट में करना है आपको तो जो भी आपके पास डिग्री सेल्सियस में उसमें 9/5 से डिवाइड कीजिए, प्लस 32 कर दीजिए, आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल 40 दे रखा है, इधर 40 पुट करो, कितना आ जाएगा, 40 8, 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, देन प्लस कर दीजिए उधर, ये आ गया। करते रहो, अब तो कर लो यार, इसमें कुछ भी नहीं है बताने जैसा, मन भी नहीं करता, अच्छी-अच्छी क्वेश्चन बताने का मन करता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया। इसमें कुछ नहीं है बताने जैसा, खुद से करो, ये क्या है इसमें, ये नहीं पढ़ते क्या हम? अच्छा अब वो वाला चैप्टर आपका जब होगा स्टार्ट वाला थर्मल प्रॉपर्टीज वाला, तो इसमें शुरू में पहले ये आएगा फिजिक्स में, तो ये उधर भी सीखने को मिलेगा आपको, बट ये तो बहुत सिंपल बात है, आई गेस ये तो याद होगी, है ना? ये भी याद रहता है, ये अगर याद ना हो तो याद कर लेना। याद करने जैसी चीज़ तो इसमें अगर कोई भूल जाता है, तो इसमें उसको क्या पता होना चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा तो है नहीं है, क्या बताएँ आपको? सही है, आप करते रहना इनको, खुद से करना कन्वर्जन, और ये थोड़ा-सा याद कर लेना कि किसमें कितनी किसकी पावर होती है, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इससे डिराइव होके हम जैसे अभी एरिया वॉल्यूम निकाला, ये हो गया, अब कुछ नहीं है इसमें, सब खुद से करते रहना, ठीक है?